आयनाइजेशन एनर्जी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वाई जिंक आयनाइजेशन एनर्जी इज हाईएस्ट इन सीरीज। जिंक की आयनाइजेशन एनर्जी आयनन विभव सबसे ज़्यादा क्यों है अपनी सीरीज में? रीजन, जिंक का यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो ये होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d10। 30 एटॉमिक नंबर यहाँ पे पूरा हुआ। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डी के सभी सब ऑर्बिटल फुल्ड हैं, स्टेबल फॉर्म कहलाता है। फुल ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। हाफ ऑर्बिटल जब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन हो ये उससे कम स्टेबल कहलाता है। और पार्शियल फील्ड, किसी में एक हैं, किसी में दो हैं, या टोटल पांचों मिला के दो हैं, तीन हैं या चार हैं, ये पार्शियल फील्ड कहलाता है। ये सबसे कम स्टेबल फॉर्म कहलाता है। तो चूँकि स्टेबल फॉर्म है जिंक का, इससे हमें इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर स्टेबल फॉर्म। सो आयनाइजेशन एनर्जी इज हाईएस्ट इन दिस सीरीज। इस सीरीज में जिंक की आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन विभव का मान सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इज विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। किसी भी परमाणु एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ही उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, स्कैंडियम से जिंक की तरफ मूव करने पर ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्गनेस, न्यूक्लियर चार्ज चूँकि स्ट्रॉन्ग होता जाएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिव आल्सो इंक्रीजिंग। न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्ग होगा तो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। इस कारण से यह भी स्कैंडियम से जिंक तक जाने पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण अवस्था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई भी एलिमेंट तब इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण करके जब आयन बनाता है, तब वह जितने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या ग्रहण करता है वह उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। कोई इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा या ग्रहण करेगा वह उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। फॉर एग्जांपल्स यदि हम देखें, स्कैंडियम के एटॉमिक नंबर 21 है। यदि एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर रहा है तो स्कैंडियम प्लस बना रहा है। एक इलेक्ट्रॉन को त्याग गया, स्कैंडियम प्लस आयन बन गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें हम, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। 3d में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, इसको ये निकालेगा तो ऑक्सीजन स्टेट इसकी +1 हो जाएगी। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को शो करते हैं। चेंजेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी एक ऑक्सीडेशन स्टेट पे स्थिर नहीं रहते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था शो करती है। इनका मेन फीचर है। फॉर एग्जांपल स्कैंडियम के यदि हम देखें तो 4s में लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3d में 1 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन को जब ये निकालेगा तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। जब यह 4s का एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, एक 3d का एक 4s का। लेकिन जब यह एक 3d का और दोनों 4s के इलेक्ट्रॉन को जब त्याग देगा तो 1 और 2 3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यह शो करने लगेगा। अतः देखा जाए तो इसकी 3 ऑक्सीकरण अवस्था हुई, +1, +2, +3। इसे कहते हैं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, चेंजेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, संकुल निर्माण। कोबाल्ट NH3Cl3, हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये एक संकुल है। इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैपेसिटी इज हायर। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की कैपेसिटी भी हायर होती है। रीजन, डी ब्लॉक का रिक्त एम्प्टी रहना। इसमें डी ऑर्बिटल जो रहते हैं वो पूरी तरह से नहीं भरे रहते हैं। जब जगह खाली रहेंगी
तभी वो लिगेंड्स के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन्स पेयर को रखने की कैपेसिटी रखेंगे। लिगेंड्स के द्वारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में जो लिगेंड्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर दिए जाते हैं उन्हें यह अपने रिक्त डी ऑर्बिटल में रखते हैं, जिस कारण से लिगेंड फॉर्मेशन की कैपेसिटी इनमें ज़्यादा होती है। इसको डिटेल में यदि हम देखा जाए तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7। इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ग्राउंड अवस्था में है वो है 4s2, 3d7 और 4p ऑर्बिटल रिक्त रहता है, लेकिन उसे हम शो करेंगे। 4p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि पहले d का एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है, बाहर जाता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालता है ये पहले, और यह एक इलेक्ट्रॉन रीअरेंज होके इस डी के सब ऑर्बिटल में रीअरेंज हो जाता है। और 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन जब निकल जाते हैं, 4s का 2 और d का 1 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो कोबाल्ट +3 बनता है। 4s ऑर्बिटल एम्प्टी हो गया, 3d ऑर्बिटल इस प्रकार से रीअरेंज हो गया, ये यहाँ मूव किया और ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो 2 यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल हो गए और 4p अपने पहले से ही ऑलरेडी 3 एम्प्टी सब ऑर्बिटल रख रहा है। तो हमारे पास कुल s का 1, d के 2 और p के 3 सब ऑर्बिटल रिक्त हैं। अतः यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जो हुई, चूँकि कोबाल्ट ने 3 इलेक्ट्रॉन को निकाला है, इसलिए कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हुई। अब 6NH3 के द्वारा, चूँकि इस कॉम्प्लेक्स में 6 NH3 के मॉलिक्यूल हैं, जो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर दिए जाएंगे। एक NH3 में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर जो जाएंगे वो अपने रिक्त ऑर्बिटल में, सब ऑर्बिटल में इस तरह से रीअरेंज करता है, रखता है। और फिर 3 क्लोराइड आयन इससे जुड़ करके कोबाल्ट NH3 प्लस 3 क्लोराइड आयन इससे कंबाइन होकर के कोबाल्ट NH3 Cl3 कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब मेन चीज़ जो ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन पेपर में, इसी में कि हाइब्रिडाइजेशन संकरण कौन सा होगा इसमें। तो संकरण देखा जाए तो चूँकि इसमें हमारे D के 2 सब ऑर्बिटल यूज हुए हैं, S का 1 और P के 3, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपका यहाँ डिफाइन हुआ है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी? डाईमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकी, क्योंकि 3d ऑर्बिटल सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। इसके जो 3d ऑर्बिटल है संकुल फॉर्मेशन में सभी इलेक्ट्रॉन पे, यदि सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड मिलते हैं तो वह कॉम्प्लेक्स डाईमैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबकी होगा। यदि सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वह अनुचुंबकी होगा, पैरामैग्नेटिक क्वालिटी का होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी हुई, जो कि मेन प्रॉपर्टी है।